सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही महान थी, अपने समय से हजारों साल आगे। उन्होंने बड़े बड़े सुनियोजित शहर बनाए और फिर वो बस गायब हो गए। अपने पीछे कोई शाही कब्रें या कोई महाकाव्य नहीं, बस कुछ सुराग और एक बहुत गहरा रहस्य है। तो आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल सिर्फ इतिहास से जुड़ा नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी हो सकती है। आखिर एक इतना विकसित, इतना संगठित समाज अचानक से बिखर कैसे सकता है? हम सबूतों को देखेंगे, सुरागों को जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस खोई हुई दुनिया के आखिरी दिनों में आखिर हुआ क्या था। हमारी ये जो पड़ताल है, इसकी शुरुआत किसी बड़ी पुरातात्विक खुदाई से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने लगभग इस पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए दफन ही कर दिया था। बात है करीब 150 साल पहले की। पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे इंजीनियरों को एक पुराने टीले में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटों का खजाना मिल गया। उन्हें लगा कि उनकी तो किस्मत ही खुल गई। उन्होंने हजारों ईंटें निकालीं और उन्हें पटरियों के नीचे बिछा दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दरअसल इतिहास का एक पन्ना फाड़ रहे थे। एक प्राचीन शहर की दीवारों को ईंट दर ईंट उखाड़ रहे थे। कई दशकों बाद जब पुरातत्वविदों ने उस जगह की खुदाई की, तब जाकर असलियत सामने आई। वो कोई मामूली टीला नहीं था, वो हड़प्पा शहर था, इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक। और हड़प्पा अकेला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सभ्यता का हिस्सा था जो इस पूरे इलाके में फैली हुई थी। करीब 4700 साल पहले ये अपने चरम पर थी, एक खोया हुआ साम्राज्य जो लगभग इत्तेफाक से ही दोबारा खोजा गया। तो एक बार जब दुनिया को पता चल गया कि ऐसी कोई सभ्यता थी, तो असली काम शुरू हुआ, सुरागों को जोड़ने का। और जो सबसे पहला सुराग मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया, वो था उनके शहरों का अविश्वसनीय बनावट। देखिए, हड़प्पा के शहर बस इमारतों का कोई बेतरतीब ढेर नहीं थे। ये पूरी तरह से मास्टर प्लान किए हुए महानगर थे। उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से में गांव बस यूं ही बस जाते थे, सिंधु घाटी के शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे। इनमें आमतौर पर दो मुख्य हिस्से होते थे। एक गढ़ जो ऊंचे चबूतरे पर बना होता था, शायद शासकों और जरूरी सार्वजनिक इमारतों के लिए, और दूसरा एक बहुत बड़ा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये जो गढ़ वाला इलाका था, ये सार्वजनिक जीवन का केंद्र था। जैसे मोहनजोदड़ो में पुरातत्वविदों को एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ तालाब मिला है, जिसे महान स्नानागार कहते हैं। शायद इसका इस्तेमाल खास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता होगा। दूसरे शहरों में हमें अग्नि वेदियां मिली हैं, जो यज्ञ या बलि की तरफ इशारा करती हैं, और बड़े बड़े अन्न भंडार, जो बताते हैं कि एक केंद्रीय संगठित सरकार थी जो अनाज इकट्ठा करती और फिर उसे बांटती थी। और ये जो इंजीनियरिंग का कमाल था, वो सिर्फ गढ़ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि निचले शहर तक फैला हुआ था। घर, सड़कें और यहां तक कि नालियां भी सब कुछ एक साथ प्लान करके बनाया गया था। उनकी जो जल निकासी व्यवस्था थी, वो तो अपने समय से सदियों आगे थी। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, और वो ढकी हुई होती थी, जिनमें सफाई और जांच के लिए मैनहोल भी बने थे। सार्वजनिक स्वच्छता पर इतना ध्यान, जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल तक दोबारा देखने को नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि इन सुनियोजित शहरों में रहता कौन था? सबूत एक बहुत ही जटिल समाज की तस्वीर पेश करते हैं। शायद शासक थे जो इतने बड़े निर्माण कार्यों की योजना बनाते थे। लेखक थे जिन्होंने मोहरों पर एक खूबसूरत लिपि लिखी है, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो उनकी दुनिया का दरवाजा आज भी बंद रखे हुए हैं। और फिर थे कुशल कारीगर और साहसी व्यापारी जो इस समाज की जान थे। और इन कारीगरों ने अपने पीछे सबूतों का एक खजाना छोड़ा है। वो कार्नेलियन पत्थर से बने खूबसूरत लाल रंग के मनके पहनते थे। कीमती सामानों के व्यापार के लिए चर्ट पत्थर से बने एकदम सटीक बांटों का इस्तेमाल करते थे, और जटिल काले डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तनों में अपना खाना रखते थे। ये सारी चीजें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। लेकिन ये सब चीजें बनाने के लिए कच्चा माल आता कहां से था? यहीं से हमें उनकी शानदार अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। ये सब स्थानीय नहीं था। तांबा शायद आज के राजस्थान और ओमान से आता था, सोना कर्नाटक से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान जैसी जगहों से लाए जाते थे। ये एक तरह की प्राचीन ग्लोबल इकोनॉमी थी। तो इतने बड़े व्यापार नेटवर्क को वे सुरक्षित कैसे रखते थे? एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तकनीक से। वो सामान के थैलों की गांठों पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी मोहर दबा देते थे। मिट्टी पर बनी इस छाप को सीलिंग कहा जाता था।
अगर ये सीलिंग टूटी नहीं है तो खरीदार को पता चल जाता था कि उसके माल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यह प्राचीन व्यापार के लिए एक ताले और चाबी की तरह था। तो ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो संपन्न था, संगठित था और अविश्वसनीय रूप से उन्नत था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और सिंधु सभ्यता का अंत अचानक, रहस्यमयी और मुकम्मल था। हमारी पड़ताल अब इसके पतन के सबूतों की ओर मुड़ती है। लगभग 3900 साल पहले कुछ बहुत गड़बड़ होनी शुरू हुई। जो भी सबूत मिले हैं वो एक सिस्टमैटिक कोलैप्स यानी व्यवस्था के पूरी तरह से ढह जाने की ओर इशारा करते हैं। जब हम मोहनजोदड़ो के इन खंडहरों को देखते हैं तो हम असल में एक महान सभ्यता के पतन के बाद का मंजर देख रहे होते हैं। चहल पहल वाली सड़कें शांत हो गईं और एक समय की शक्तिशाली व्यवस्था बिखर गई। और इसके सबूत हर जगह हैं और बिल्कुल साफ हैं। लोगों ने बड़े पैमाने पर शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। एक समय जो मानकीकृत वजन, मोहरें और लिपि इस्तेमाल होती थीं, वो बंद हो गईं। दूर दराज के देशों से कच्चे माल का आना बंद हो गया। मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में तो हालात ऐसे हो गए जैसे सभ्यता सड़ रही हो। सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए, जल निकासी व्यवस्था टूट गई और पुरानी खूबसूरती से बनी इमारतों के ऊपर ही बेढंगे नए घर बना दिए गए। ये एक समाज के पतन का साफ संकेत था। और यहीं पर हम सबसे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ऐसा हुआ क्यों? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा सवाल जिसके कई संभावित जवाब हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। विद्वानों ने कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ का मानना है कि नदियां सूख गईं जिससे खेती चौपट हो गई, लेकिन इससे सभी शहरों के खत्म होने की बात समझ नहीं आती। कुछ कहते हैं कि उन्होंने ईंटें पकाने के लिए या जानवरों के ज्यादा चरने की वजह से अपने जंगल काट दिए, लेकिन यह भी इतना बड़ा कारण नहीं लगता कि पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए। कुछ जगहों पर बाढ़ के भी सबूत हैं, पर हर जगह नहीं। हर थ्योरी पहेली का बस एक टुकड़ा ही समझा पाती है, पूरी तस्वीर नहीं। तो सबसे संभावित वजह क्या हो सकती है? देखिए, हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे मजबूत सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि ये कोई एक आपदा नहीं थी, बल्कि ये एक व्यवस्था की विफलता थी। किसी कारण से, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो या समाज से, शासकों ने अपना नियंत्रण खो दिया। वो एकीकृत प्रणाली जिसने व्यापार, मानीकरण और शहरी नियोजन को संभव बनाया था, बस टूट गई। उस केंद्रीय नियंत्रण के बिना वे महान शहर अब टिक नहीं सकते थे। लोग छोटे सरल गांवों में चले गए, पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ गए। शहरी जीवन का जो तरीका लगभग 1000 साल तक फला फूला था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इस तरह मानव इतिहास का एक महान अध्याय समाप्त हुआ, किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक बिखराव के साथ। और वो अपने पीछे छोड़ गए एक गहरा और स्थायी रहस्य, एक ऐसी सभ्यता जिसने महलों या राजाओं की कहानियों के बिना महानता हासिल की, और जो पर्यावरण और व्यवस्था के नाजुक संतुलन के टूटने पर चुपचाप इतिहास में कहीं खो गई। उनकी ये अनकही कहानी आज भी हमारे लिए एक चेतावनी है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जटिल दुनिया आखिर कितनी स्थायी है।